हरे कृष्णा। हम लोग ने कंसोलिडेशन ऑलमोस्ट फिनिश कर लिया है। लास्ट टर्न तक सभी कुछ सीख लिया था। पास्ट ईयर के भी क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे। तो अब अपने को गुडविल निकालना, कैपिटल रिजर्व निकालना, या इसको आप कॉस्ट ऑफ कंट्रोल भी बोलते हैं, वो भी आ गया है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना भी आ गया है। सीबीएस बनानी भी आ गई है। हम लोग ने ये भी टॉपिक पढ़ा था कि अगर इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस हैं, इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस हैं, तो उसको एलिमिनेट करना है। ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके। मोटी मोटी सारी चीजें कंसोलिडेशन की कवर हो गई हैं। बस एक आधी चीज और बचती है, यानी कुछ ही देर में कंसोलिडेशन पक्का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब जैसे आपने कॉस्ट ऑफ कंट्रोल यानी गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालना सीखा था, इसमें आप कर क्या रहे थे? आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कंपेयर कर रहे थे इंट्रिंसिक वैल्यू से, और अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ज्यादा थी तो गुडविल थी, और अगर इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा थी तो कैपिटल रिजर्व। और इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए आप पेड अप शेयर कैपिटल ले रहे थे सब्सिडरी की, इनटू जितने परसेंट आपने शेयर्स एक्वायर कर रखे। अगर 100% तो इंटू 100, 80% तो इंटू 80, प्लस आप कौन से प्रॉफिट्स और कौन से रिजर्व ले रहे थे? प्री के प्रॉफिट्स एंड प्री के रिजर्व ले रहे थे, जिसको आप कैपिटल प्रॉफिट्स के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, एक बात बताना, अगर किसी के प्री के प्रॉफिट्स और बढ़ जाएं, प्री के रिजर्व बढ़ जाएं, तो उससे इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। और अगर इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ती है तो इसका मतलब है कि अगर पहले से कैपिटल रिजर्व आ रहा था तो अब आपका कैपिटल रिजर्व और ज्यादा आएगा। इंट्रिंसिक वैल्यू अगर पहले, मान लो पहले कैपिटल रिजर्व था, अब इस बार मान लो थोड़ी इंट्रिंसिक वैल्यू और बढ़ गई, अगर मान लेते हैं, तो कैपिटल रिजर्व और ज्यादा आएगा। या अगर पहले से गुडविल आ रही थी तो गुडविल कम हो जाएगी, या फिर वो कन्वर्ट हो जाएगी कैपिटल रिजर्व। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाता हूं, नोट नहीं करना है, बहुत सिंपल सा एक आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, जिससे मैं समझाऊंगा कि मैं कौन सा टॉपिक समझाना चाह रहा हूं। तो हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल मान लेते हैं कि मान लीजिए एच लिमिटेड ने 100% शेयर्स एक्वायर करे। एच लिमिटेड ने 100% शेयर्स खरीदे हैं। किसके खरीदे हैं? एस लिमिटेड के, ऑफ एस लिमिटेड। एच लिमिटेड एक्वायर 100% शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड एट ₹10 लाख। 10 लाख रुपए में उसने 100% शेयर्स खरीदे। और मान लेते हैं सर कितने शेयर थे, अगर नंबर ऑफ शेयर्स की भी बात कर ले तो मान लेते हैं सर 1 लाख शेयर्स थे ऑफ 10 ईच। सब्सिडरी के 1 लाख शेयर्स थे, 10 रुपए की नॉमिनल वैल्यू थी, या ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा इसको कम कर देते हैं, 1 लाख की जगह इसको मान लीजिए मैं कर देता हूं 60,000 शेयर्स थे सब्सिडरी के टोटल ऑफ ₹10। तो सर तो ये 6 लाख बन रहा है, आपने 10 लाख लिखा है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10 लाख है, फेस वैल्यू 6 लाख है, तो ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। अब मैंने किया क्या? गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए मैंने इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमें पता थी कि 10 लाख है, हमने ऊपर बताई दी। इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए हम सबको पता है हम लोग क्या करते हैं, पेड अप शेयर कैपिटल लेते हैं। पेड अप शेयर कैपिटल भाई साहब इनकी 6 लाख रुपए की है, 60,000 शेयर हैं, 10 रुपए का एक शेयर है, तो पेड अप शेयर कैपिटल 6 लाख की, प्लस प्री के प्रॉफिट्स। इसका 100% मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि 100% शेयर खरीदे तो 6 लाख का 100% 6 लाख, ठीक है। प्लस प्री के प्रॉफिट्स शॉर्ट में लिख दें, तो मान लो इसके प्री के प्रॉफिट्स थे लेट्स से 2 लाख, प्लस प्री के रिजर्व्स, और मान लीजिए इसके प्री के रिजर्व थे
3 लाख, ये हमने एज्यूम किया अपने मन से। तो बोलो ना इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी हो गई? 11 लाख। और आप देख रहे हैं कि कॉस्ट है 10 लाख की, इंट्रिंसिक वैल्यू 11 लाख की है, इसका मतलब कैपिटल रिजर्व है 1 लाख का। और इसके कंपनी के ना सब्सिडरी के पोस्ट के भी प्रॉफिट्स थे। पोस्ट के प्रॉफिट समझते हो ना, होल्डिंग के शेयर खरीदने के बाद जो सब्सिडरी ने कमाए थे। बट उससे हमें मतलब ही नहीं, हम तो यहां के लिए केवल कौन से प्रॉफिट्स लेते हैं? प्री के। तो हमने प्री के ले लिए। अब हुआ क्या, इस कंपनी ने क्या किया, सब्सिडरी कंपनी ने बोनस शेयर्स इशू करे। अच्छा, बोनस शेयर क्या चीज होती है ये आप जानते भी हो, और ये एक टॉपिक हम लोग पढ़ भी चुके हैं जब हम लोगों ने शेयर कैपिटल वाला चैप्टर पढ़ा था, याद है आपको? उसमें एंट्री भी सीखी थी। उन सबकी बात में बात करते हैं। बोनस शेयर क्या होते हैं? जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, यानी कंपनी अपने प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करती है। वहां पे सीखा था हम लोगों ने कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, या जनरल रिजर्व यूज कर रहे हैं तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, या सिक्योरिटी प्रीमियम भी आप देख रहा था आपने कि 5 यूसेज में से एक यूज था। सब कुछ रिवाइज कराना पड़ता है तुम लोगों को, जब तक पूरा रिवाइज ना करा दो तब तक शक्ल नहीं कहती हाँ पढ़ा था, मतलब वो शक्ल के एक्सप्रेशन चेंज ही नहीं होते। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, सीआरआर डेबिट, याद आ रहा है आपको? कैपिटल रिजर्व रिलाइज्ड इन कैश ओनली डेबिट, ये सब जो भी जिससे आप बोनस शेयर दे रहे हैं, टू बोनस टू शेयर होल्डर, फिर उसके बाद बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ऐसी अपन एंट्री करते। तो इस कंपनी ने क्या किया, इस कंपनी ने सब्सिडरी ने बोनस शेयर इशू करे। लेट्स से इस कंपनी ने बोनस शेयर इशू करे 1:10 के रेशियो में। 1:10 मतलब एक बोनस शेयर देंगे फॉर एवरी 10 शेयर हेल्ड। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री में देते हैं, यानी अगर पहले से इस कंपनी के 60,000 नंबर ऑफ शेयर्स थे तो 6,000 शेयर्स बोनस में मिल जाएंगे। ये तो मतलब वो हर 10 के बदले में, रेशियो समझ पा रहे हो ना? हाँ ठीक है, कुछ भी मान सकते थे हमने 10 के बदले में एक मान लिया। तो 6,000 शेयर सब्सिडरी कंपनी ने बोनस में दे दिए। किसको दिए सर? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। अच्छा, सब्सिडरी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं कौन? एच लिमिटेड, यानी एच लिमिटेड को 66,000 शेयर्स मिल गए हैं। 60,000 तो उसने खरीदे थे, 6,000 शेयर मुफ्त में मिल गए हैं। और अब 66,000 शेयर्स की जो कॉस्ट है एच लिमिटेड के नजरिए से वो 10 लाख है। 10 ही लाख तो देने पड़े 60,000 शेयर के लिए, 6,000 के लिए कुछ देना नहीं पड़ा। यानी आज वो कह रही है मेरे पास 10 लाख रुपए के शेयर हमने खरीदे और मेरे पास 66,000 शेयर है। अच्छा, सब्सिडरी ने 6,000 शेयर इश्यू करे होंगे, तो सब्सिडरी के भी अब टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हो चुके हैं? 66,000, और हर एक शेयर की फेस वैल्यू 10 की है। तो अब सब्सिडरी की पेड अप शेयर कैपिटल जैसे पहले 6 लाख थी, अब वो हो चुकी है 6,60,000। तो सब्सिडरी की पेड अप शेयर कैपिटल अब हो चुकी है 6,60,000 की, क्योंकि 60,000 रुपीज के 6,000 शेयर, हर एक शेयर 10 रुपए का, 60,000 रुपए, 60,000 रुपए के बराबर के सब्सिडरी ने बोनस शेयर इशू करे थे प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करके। तो अगर अब हम पेड अप शेयर कैपिटल की बात करते हैं सब्सिडरी के, तो वो है 6,60,000 रुपए। यस और नो? बट सर ये बोनस शेयर सब्सिडरी कंपनी ने प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करके यूज किया होगा। भाई बोनस शेयर फ्री में देते हैं, कैसे देते हैं? एंट्री को अगर देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, सीआरआर अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जिसको भी यूज किया, प्रॉफिट्स वगैरह, रिजर्व वगैरह को यूज किया होगा। अब इसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो सब्सिडरी कंपनी ने प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स को यूज करके बोनस शेयर दिए होंगे, या फिर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स को यूज करके बोनस शेयर दिए होंगे। जब मैं प्रॉफिट्स बोल रहा हूं तो प्रॉफिट्स इंक्लूड रिजर्व ऑल्सो, यानी सब्सिडरी ने ये जो 60,000 रुपए यूज करे, 60,000 रुपए कैसे हो गए? 6,000 शेयर बोनस में दिए, 10 रुपए का एक शेयर, 60,000 रुपए यूज करने थे। या तो 60,000 रुपए प्री के प्रॉफिट से यूज करे होंगे या पोस्ट के प्रॉफिट से। लेट्स से पहला एग्जांपल लेते हैं, सब्सिडरी ने 60,000 रुपए प्री के प्रॉफिट से यूज करे। अगर प्री के प्रॉफिट से यूज करे तो पहले अगर प्री के प्रॉफिट्स थे मान लो 2 लाख,
प्रॉफिट से यूज करे या रिजर्व से, किसी एक से मान लेते हैं, मान लो प्रॉफिट से। पहले अगर प्री के प्रॉफिट से 2 लाख, तो 60,000 यूज कर लिए, तो अब प्री के प्रॉफिट्स कितने हो गए होंगे? 1,40,000। और रिजर्व मान लेते हैं वही 3 लाख। अगर अब हम इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे तो सेम आएगी 11 लाख रुपए, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। और अभी भी कैपिटल रिजर्व 1 ही लाख रुपए का आएगा, क्योंकि सर आपने 10 लाख के खरीदे थे, 11 लाख इसकी वर्थ है कैपिटल रिजर्व। सर अंतर क्यों नहीं आया? फिगर्स तो चेंज हुई, यहां 6 लाख था, यहां 6,60,000, 60,000 से बढ़ गया, यहां 2 लाख था, यहां 1,40,000, 60,000 से कम हो गया, और ये 3 लाख का 3 ही लाख रहा। अंतर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि साहब आपने प्री के प्रॉफिट्स यूज करे, तो एक तरफ प्री के प्रॉफिट्स कम हो गए और दूसरी तरफ पेड अप शेयर कैपिटल बढ़ गई। अगर आप रिजर्व यूज करते प्री के, तो भी ऐसा ही होता, प्री के प्रॉफिट्स वही 2 लाख रहते, बट प्री के रिजर्व 3 लाख की जगह 2,40,000 हो जाते। यानी अगर बोनस शेयर इशू हुए हैं प्री के प्रॉफिट्स यूज करके, तो मेरे गुडविल आ रही होगी तो वही आती रहेगी, कैपिटल रिजर्व आ रहा होगा तो वही आता रहेगा, उसमें कोई फर्क एक भी रुपए का नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसका दूसरा केस बना दूं कि इस कंपनी ने बोनस शेयर इश्यू करे बट पोस्ट के प्रॉफिट्स यूज करके, सब्सिडरी कंपनी ने बोनस शेयर इश्यू करे बट कौन से प्रॉफिट्स यूज करके? पोस्ट के। अब क्या होगा सर, अगर पोस्ट के प्रॉफिट यूज करके किया तो कहानी सुनिएगा साहब, पेड अप शेयर कैपिटल तो 6,60,000 हो जाएगी, 6 लाख से 6 लाख थी, 60,000 बढ़ गई। बट सर प्री के प्रॉफिट पहले भी 2 लाख थे, आज भी 2 लाख है, प्री के रिजर्व पहले भी 3 लाख थे, आज भी 3 लाख है, इसको क्यों नहीं कम किया सर? क्योंकि इसने कौन से प्रॉफिट यूज करे हैं? पोस्ट के। तो प्री के प्रॉफिट्स में अंतर नहीं आया, बट पेड अप शेयर कैपिटल बढ़ गई, और पेड अप शेयर कैपिटल बढ़ने की वजह से इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी अब? 11,60,000। और अब आपका कैपिटल रिजर्व, जैसे कॉस्ट थी 10 लाख, इंट्रिंसिक है 11,60,000, अब कैपिटल रिजर्व हो जाएगा 1,60,000 का। दैट मींस अगर बोनस शेयर इश्यू होते हैं पोस्ट के प्रॉफिट से, तो कैपिटल रिजर्व बढ़ जाता है। कारण क्या है? कैपिटल रिजर्व क्यों बढ़ जाता है? बोनस शेयर अगर पोस्ट के प्रॉफिट से इश्यू होंगे तो पेड अप शेयर कैपिटल बढ़ेगी, लेकिन प्री के प्रॉफिट्स कम नहीं हुए। पेड अप शेयर कैपिटल बढ़ी बट प्री के प्रॉफिट्स कम नहीं हुए, तो इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ गई, और इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ी, और पहले से अगर कैपिटल रिजर्व आ रहा था तो कैपिटल रिजर्व और आएगा। सर अगर पहले से गुडविल आ रही होती तो गुडविल कम हो जाती, या हो सकता है वो कन्वर्ट हो जाती कैपिटल रिजर्व। बट सर अगर बोनस शेयर प्री के प्रॉफिट से यूज होते हैं, प्री के प्रॉफिट यूज करके बोनस शेयर देते हैं, तो देयर विल बी नो इफेक्ट इन कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। रीजन, पेड अप शेयर कैपिटल बढ़ी तो सही, बट एट द सेम टाइम उतने ही अमाउंट से प्रॉफिट्स या रिजर्व जो भी थे प्री के जिसको आपने यूज किया वो कम हो गए। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? पक्का? अब आपको पढ़ाता हूं, आइए फिर इस पे क्वेश्चन भी करेंगे, जून 2024 के एग्जाम में भी आया था। देखेंगे क्या है। बोनस शेयर्स issued by subsidiary company, issue of bonus shares by the subsidiary company out of capital profits, या जिसको आप प्री के प्रॉफिट्स भी बोलते हैं। जब हम प्रॉफिट्स बोल रहे हैं तो प्रॉफिट्स इंक्लूड रिजर्व ऑल्सो, प्रॉफिट को केवल पीएनएल मत समझना, जनरल रिजर्व, ठीक है ना। आउट ऑफ प्री के प्रॉफिट्स विल हैव नो इफेक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, दैट इज गुडविल और कैपिटल रिजर्व में की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो बोनस शेयर से पहले आ रहा होगा अमाउंट, मान लो बोनस शेयर से पहले गुडविल आ रही थी 1 लाख की, तो उसके बाद भी गुडविल ही आएगी 1 लाख की। बोनस शेयर से पहले कैपिटल रिजर्व 1 लाख का आ रहा था, तो बाद में भी कैपिटल रिजर्व भी 1 लाख का आएगा। ना अमाउंट में फर्क पड़ेगा ना किसी चीज में। बट साहब अगर आप दूसरा वाला केस देखें सर, इश्यू ऑफ बोनस शेयर बाय द सब्सिडरी कंपनी आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट, दैट इज पोस्ट प्रॉफिट्स विल इंक्रीज कैपिटल रिजर्व। व्हाई? बिकॉज पोस्ट के प्रॉफिट की वजह से इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ जाती है, पेड अप शेयर कैपिटल बढ़ती है, प्री के प्रॉफिट्स कम नहीं हुए तो इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ जाती है, और इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ती है, और पहले से अगर कैपिटल रिजर्व आ रहा था तो और अब ज्यादा आने लगता है, या पहले से अगर गुडविल आ रही थी तो अब कम आने लगती है। ये कभी ऐसा भी हो सकता है पहले से गुडविल आ रही थी और कम होकर के वो कैपिटल रिजर्व में तब्दील हो गई। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? पक्का? अब एक क्वेश्चन देखते हैं, जून 2024 के एग्जाम में आया हुआ। अच्छा, और इससे पहले एंट्री हम आपको सिखा चुके हैं शेयर कैपिटल में, आज दोबारा भी बोल दी, हालांकि मैंने जिस चीज को यूज करें, जैसे पीएनएल यूज करें तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, और फिर दूसरी एंट्री बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल।
हम चाहें तो एक भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमें दो ही करनी है। अगर एक बनाए तो क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। या तो दो में करें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, और फिर बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, या एक में करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये कौन सी कंपनी कर रही होगी जिसने बोनस शेयर दिए, यानी सब्सिडरी कंपनी, कि जिसको बोनस शेयर मिले होल्डिंग कंपनी? जिसने बोनस शेयर दिए हैं। अच्छा, जिसको मिले होल्डिंग कंपनी, उसने क्या एंट्री पास करी होगी? उसको बोनस शेयर मिले हैं, कितने रुपए दिए उसने? उसने कितने रुपए दिए बोनस शेयर मिलते समय? कुछ नहीं। तो फाइनेंशियल अमाउंट ही नहीं इन्वॉल्व है, तो एंट्री का आएगी? छोटा जब आपने जनरल एंट्री पढ़ी थी, कॉन्सेप्ट पढ़े थे 11th क्लास में, तो आपने लिखा था उसी चीज का करते जिसकी मॉनेटरी वैल्यू लिख पाए। तो होल्डिंग कंपनी की बुक्स में बोनस शेयर मिलने की कोई जनरल एंट्री नहीं होती। ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अब ये क्वेश्चन करते हैं। जून 2024 के एग्जाम का 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड एज ऑन 31st March 2025 आर गिवन बिलो। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज एच लिमिटेड, एस लिमिटेड, शेयर कैपिटल, शेयर्स ऑफ ₹10 ईच हैं, और यहां पे 1 करोड़ के हैं, यहां पे 20 लाख के हैं। सब्सिडरी के अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स की बात करते हैं तो बताओ कितने नंबर ऑफ शेयर्स हो गए? 2 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हो गए, हर एक शेयर 10 रुपए का है, तभी 20 लाख। रिजर्व्स दिए हैं दोनों के, पीएनएल दिया है दोनों का, और टोटल है। एसेट्स में बात करें, सन्ड्री एसेट्स हैं दोनों के। इक्विटी खरीद रखी है एस लिमिटेड की। कितने शेयर सर खरीदे? 1,60,000 शेयर खरीदे हैं, 28 लाख रुपीस के। क्या सर 100% शेयर खरीदे? नहीं बेटा। कितने परसेंट? 80%, क्योंकि उसके 2 लाख शेयर थे सब्सिडरी के, आपने 1,60,000 खरीदे, तो 1,60,000 अपॉन 2 लाख इंटू 100, 80% शेयर आपने 28 लाख की कॉस्ट में खरीद रखे हैं। 28 लाख कहां लिखा हुआ है? ये आपको दिख रहा है इस समय, सबसे ऊपर दिख रहा है ना, कॉस्ट तो दिखी जाती है। आगे क्या बता रहे हैं सर? एस लिमिटेड हैड रिजर्व्स ऑफ ₹6 lakh when H Limited acquired shares in S Limited, but profit and loss balance, P&L balance, was fully earned after the purchase of shares by H Limited। हमने कहा क्या कह रहे हो? कह रहे सर, वेरी गुड, अगर आप समझ रहे हो तो। कह रहा सर देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, बैलेंस शीट तो दी है 31 मार्च 25 की। होल्डिंग ने ये जो शेयर्स खरीदे हैं, ये किस दिन पे खरीदे हैं वो डेट नहीं दी है, बट क्वेश्चन ये बता रहा है कि जब भी खरीदे थे होल्डिंग ने, उस समय सब्सिडरी के रिजर्व्स थे 6 लाख, बट उस समय प्रॉफिट एंड लॉस का कोई बैलेंस नहीं था, सारा प्रॉफिट बाद में कमाया। अच्छा, आज जो बैलेंस शीट दी हुई है, इसमें सब्सिडरी के रिजर्व देख के आप बता पाओगे कितने हैं? 6 लाख। और उस समय कितने थे जब शेयर खरीदे? 6 लाख। मतलब ये 6 लाख जो रिजर्व आपको दिख रहे हैं, ये पूरे के पूरे प्री एक्विजिशन है, कैपिटल है, कैपिटल प्रॉफिट जिसको आप बोलते हैं। और प्रॉफिट कह रहे हैं सब कुछ बाद में कमाया है, तो यानी ये जो 8 लाख का आपको प्रॉफिट दिख रहा है, ये पूरा का पूरा पोस्ट का है। इतनी बात आपको बोलो समझ में आ रही है? पक्का। जब आप इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे तो प्री वाला उठाएंगे कि पोस्ट वाला? प्री वाला। एक काम करो ना, क्वेश्चन आगे बाद में पढ़ेंगे, पहले इतना ही पढ़ के बोल जाओ बोनस शेयर सब कुछ, पहले इतना पढ़ के हमको जरा बता दो कि गुडविल आएगी कि कैपिटल रिजर्व आएगा, और ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। 7,20,000 की गुडविल। बाकी लोग भी निकाल ले, तब तक मैं भी एक बार कैलकुलेट कर लेता हूं। सभी को मैं मौका दूंगा पूरी तरीके से। कितने परसेंट? 80% शेयर्स है ना? ठीक है। आराम से सभी लोग कर लो। पोस्ट के प्रॉफिट्स मत जोड़ना, प्री के लेना। यानी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो 28 लाख दी हुई है, शेयर कैपिटल जो लोगे 20 लाख का 80% लोगे इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए, शेयर कैपिटल 20 लाख का 80% और रिजर्व 6 लाख का 80%, बस यही दोनों जोड़ोगे
तो इंट्रेंसिक वैल्यू आ जाएगी 20 लाख का 80% और 6 लाख का 80%। फिर इंट्रेंसिक वैल्यू को कॉस्ट से कंपेयर कर लेना और बता देना। गुडविल 7,20,000, ठीक है। 7,20,000 आ रही सभी की, वेरी गुड। मेरी भी यही आ रही, मैंने भी निकाली। 7,20,000 मेरी भी गुडविल आ रही है। आ रही है 7,20,000। लिख के करो ना कॉपी में, आप ही की कॉपी है तो लिखिए, फिर लिखो ना, तो याद करने में तुम्हारा टाइम लग जा रहा है। जल्दी से रफ में चाहो तो लिख लो, फिगर्स तुम निकाल रहे हो फिर भूल जा रहे हो ना, लिखो जल्दी जल्दी। परमेश्वरी आप भी बताइए, डॉली आप निकालिए, प्राची और बहुत सारे ऑनलाइन दिख रहे हैं भाई, निकालो आंसर बताइए। देखो ये पहला वाला पोर्शन तो सभी ने निकाल लिया होगा कि 80% शेयर्स खरीदे हुए हैं, 1,60,000 शेयर खरीदे 2 लाख में से, तो 80%। फिर हमने क्या किया, कंप्यूटेशन करा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का बिफोर इश्यू ऑफ बोनस शेयर। बोनस शेयर इश्यू करने से पहले जो आपने 7,20,000 निकाला, एक बार आंसर आपका मैच करा दूं। जिन्होंने निकाल लिया बहुत बढ़िया, गुडविल आ रही है। जिनका नहीं आ रहा है तो एक बार देख भी सकते हो, वैसे तो इजी है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 28 लाख गिवन है। इंट्रेंसिक वैल्यू के लिए पेड अप शेयर कैपिटल का 80%। प्री के प्रॉफिट्स नहीं थे तो मैंने लिख के जीरो किया है, आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, है ना। ऐसा नहीं कि आपको लिख के जीरो लिखना के दिखाना जरूरी है, ऐसा नहीं है। बाकी प्री के रिजर्व थे 6 लाख का 80% किया तो ये 16 लाख हुआ, ये 4,80,000। दैट मींस इंट्रेंसिक वैल्यू दोनों को जोड़ दें तो 20,80,000। फिर आपने कंपेयर किया उसको कॉस्ट से, 28 लाख कॉस्ट है, इंट्रेंसिक कम है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ज्यादा है, इसलिए गुडविल है, दोनों का डिफरेंस 7,20,000। ठीक है ना जी। अब मैं आगे पढ़ता हूं जरा क्वेश्चन को। S Limited had reserves of rupees 6 lakh when H Limited acquired shares in S Limited, but profit and loss balance was fully earned after the purchase of shares by H Limited. ठीक है, S Limited decided to issue bonus shares, अच्छा, out of post acquisition profits, out of, अच्छा ऊपर देखो तो पोस्ट एक्विजिशन का था कौन सा, पीएनएल का था, उससे यूज कर रखे, ओके ठीक है। आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड। इसका मतलब हर एक शेयर के बदले में 5 बोनस शेयर देने हैं, 5 शेयर के बदले में 1 देना है। पहले से टोटल शेयर हैं कितने, 2 लाख की 1,60,000, 2 लाख। सब्सिडरी तो 2 ही लाख दे रखे हैं, जिसमें से होल्डिंग के पास 1,60 है, बट 40 तो बाहर के पास भी है। तो 2 लाख में से उसने डिवाइड बाई, क्या करूं मैं, कैसे निकालूं, 5 से डिवाइड बाई 5 यानी 40,000, 40,000 शेयर बोनस में इशू करें। 2 लाख शेयर इंटू 1/5, नंबर ऑफ शेयर है 40,000, हर एक शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए की, तो 40,000 शेयर के लिए 4 लाख रुपए की जरूरत है। नहीं गलत बोल रहा हूं, 4 लाख के प्रॉफिट्स कैपिटलाइज करने पड़ेंगे। ओके, तो यानी पहले शेयर कैपिटल थी 20 लाख, अब हो जाएगी 24 लाख। आगे चलते हैं। कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बिफोर इश्यू ऑफ बोनस शेयर, वो आपने निकाल दिया, एंड आफ्टर इश्यू ऑफ बोनस शेयर वो भी आप निकालेंगे। दूसरा पूछ रहा है व्हाट विल बी द जनरल एंट्री पास्ड इन द बुक्स ऑफ एस लिमिटेड। एस लिमिटेड अपनी बुक्स में इस बोनस शेयर की एंट्री क्या करेगी, एंड एच लिमिटेड ऑन इश्यू ऑफ बोनस शेयर, दोनों की बुक्स में आपको एंट्री बतानी है। तो पहले आप क्या करोगे,
कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालो, कौन सी वाली? आफ्टर बोनस इशू, बिफोर तो आपने निकाली दी है, करिए। अच्छा, कुछ लोग निकाल के बैठे हुए हो, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है, आप निकाल के बैठे हो। बाकियों को मैं टाइम दे देता हूं। ये है क्वेश्चन, नीचे कहेंगे नीचे कर देंगे, जैसा भी है। बाकी आपके शीट है ही, है ना, आंसर नहीं देखना। पोस्ट के प्रॉफिट से बोनस शेयर दे रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि पेड अप शेयर कैपिटल तो बढ़ेगी बट प्री के रिजर्व कम नहीं होंगे, तो इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ जाएगी। और इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ने का मतलब है कि गुडविल जो आ रही थी वो कम आएगी। अब पता है पेड अप शेयर कैपिटल कितनी हो जाएगी? 20 लाख की जगह 24 लाख हो जाएगी, और 24 लाख का 80% आपको लेना है। बाकी रिजर्व 6 लाख लेना, मतलब उसका 80%, 6 लाख का 80%, तो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी। कॉस्ट पहले से ही पता है 28 लाख, उसमें कोई अंतर आएगा नहीं, बोनस शेयर तो फ्री मिलते हैं। फिर आप कंपेयर करेंगे तो आपकी गुडविल आ जाएगी 4 लाख की, ठीक है, 4 लाख गुडविल बता रहे हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या 24 लाख आ रही है? इंट्रिंसिक वैल्यू कह रहे हैं 24 लाख आ जाएगी, कॉस्ट 28 लाख है, तो 4 लाख रुपए का गुडविल आ जाएगी। 4 लाख रुपीस की गुडविल आ जाएगी। और अगर 4 लाख की गुडविल आ जाए तो उसके बाद दूसरा जो पोर्शन है जनरल एंट्री पूछ रहा है, वो करके बता देना। आपकी आ गई बेटा, आपकी आ गई? आप करो ना, आप तो थी क्लास में, वो कहाँ थी उस पिछली क्लास में? आप करो अपने आप। इसका आपका आ गया, इसका नहीं आ रहा? अच्छा, आपने वाली क्लास कवर कर ली थी क्या? फिर कैसे आ गया आपका? पहले कहा था, अच्छा वेरी गुड। पहले आपने किससे पढ़ा था? हमी से पढ़ा था? हमी से पढ़ा था पिछले बैच में? फिर अच्छा, उस वाली क्लास में आपने, अच्छा अच्छा। 4 लाख रुपए आ गया सभी का? पक्का ये मैच हो रहा है? पेड अप शेयर कैपिटल हमने 20 लाख क्यों नहीं ली, 24 लाख क्यों ली? अच्छा, प्रॉफिट्स में कुछ क्यों नहीं लिया? प्री के थे ही नहीं। प्री के रिजर्व 6 ही लाख क्यों लिए? 4 लाख से कम करके 2 लाख क्यों नहीं लिए? क्योंकि उसको यूज ही नहीं किया, पोस्ट की यूज की। क्लियर है? जनरल एंट्री क्या करें? एक में करें कि दो में? एक में भी कर सकते हैं, दो में भी कर सकते हैं। बच्चे कह रहे नहीं सर, हम लोग इतना टाइम नहीं हमारे पास कि हम दो करें, तो हम एक कर देंगे। एक कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 4 लाख रुपए कैसे आ रहे हैं? 40,000 शेयर, हर एक शेयर 10 का, 4 लाख की अमाउंट निकाल लोगे। और दो में करोगे तो क्या बनता? अगर दो में करते तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, और फिर बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नरेशन भी आप लिख लोगे। एच लिमिटेड की एंट्री बता दो, कोई एंट्री नहीं होगी, तो ये बात लिखनी पड़ेगी कि कुछ नहीं लिखना पड़ेगा? ये बताएंगे कि इतना तो उसको भी पता होना चाहिए, चेक करने वाले को। ये लिख देंगे आप, इन द बुक्स ऑफ एच लिमिटेड नो एंट्री विल बी पास। ठीक है? अच्छा, एक बात बताओ, मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी कि जैसे हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट करा है, क्या हम रिजर्व भी डेबिट कर सकते थे एंट्री में? क्योंकि बोनस शेयर का तो जब हमने सिखाई थी एंट्री शेयर कैपिटल में, सर तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस भी डेबिट किया था, रिजर्व भी डेबिट किया था, तो क्या रिजर्व भी हम डेबिट कर सकते हैं? क्वेश्चन में तो सब्सिडरी में रिजर्व भी दिया है, तो हम क्या उसको यूज कर सकते हैं? वो रिजर्व प्री का है,
और क्वेश्चन कह रहा है पोस्ट को यूज किया है तो पीएनएल ही यूज किया होगा, तो हम रिजर्व डेबिट नहीं कर सकते थे। तो यहां पे बोनस शेयर का टॉपिक भी कंसोलिडेशन से खत्म हो गया। अब इसमें एक और आखिरी टॉपिक बचता है, फिर कंसोलिडेशन को हम लोग उसके घर छोड़ आएंगे। टॉपिक है प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट। अब ये होता क्या है? देखिए, आप सभी ने देखा कि होल्डिंग कंपनी कर क्या रही है, अपनी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकाल रही है, यानी जो चीज हमने खरीदी है उसकी वर्थ निकाल रही है। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए, एक छोटा सा एग्जांपल मानते हैं। मान लो एक पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म समझते, ठीक है, एक पार्टनरशिप फर्म है और जैसे दो पार्टनर ने मिलकर उसको शुरू किया, एक पार्टनर ए एक पार्टनर बी। मान लो ऐसे मान लेते हैं, मैंने और आपने, हर एक बच्चा समझो वो इंडिविजुअल है, हम और तुम दो ही लोग केवल, सब पूरी क्लास नहीं, हर एक बच्चा अपने आप को पार्टनर मानना। तो हमने और तुमने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म शुरू करी। थोड़ा पैसा तुमने लगाया, थोड़ा पैसा हमने लगाया। हम लोग ने एसेट्स परचेज करे, मशीन, बिल्डिंग, लैंड, सब कुछ हम लोग ने परचेज किया। लैंड 10 लाख की मिल गई, मान लो हम लोग ने परचेज कर ली। कुछ साल चलाया बिजनेस को, 4, 5, 6 साल, 7 साल हुए। अब मान लो एक और थर्ड पर्सन है, वो भी हम लोग को अप्रोच कर रहा है कि सर हमको भी अपने आप पार्टनर बना लो। जब वो हमको अप्रोच कर रहा है, उस समय लैंड की वैल्यू है 1 करोड़ मार्केट में। तो हम उससे जो कैपिटल मंगाए, कैपिटल मंगाएंगे, थोड़ा बहुत गुडविल का पैसा मंगाते हैं, उस पर चर्चा ही नहीं कर रहे। जो कैपिटल मंगाए वो किस हिसाब से मंगाए? कहने का मतलब, हम उस हिसाब, पहले जो हम लोगों ने खरीदा था 10 लाख, उसी हिसाब से वैल्यू हम और आप निकालें बैठ करके कि ठीक है तुम 10 लाख के बना लो, एक ही एसेट है हमारे पास लैंड, और सबकी कैपिटल बराबर रहती है, तो ठीक है तुम 10 लाख डिवाइड बाई 3, 3,33,000 तुम दे दो, तुम भी मालिक बन जाओ, ताकि कल को जब लैंड बिकेगी 1 करोड़ की तो तुमको 33,33,000 मिलेगा। कि आज जब उसको पार्टनर रख रहे हैं तो आज की वैल्यू के हिसाब से उससे मंगाया जाए। आप समझ रहे हैं बात को? वो तो जो एप्रिसिएशन हुआ है इस दौरान, वो हमारा और आपका फायदा है। आज जब वैल्यूएशन हो रहा है तो सब आज की वैल्यू निकाली जाती है, ना कि बुक वैल्यू की। बुक में लैंड आ रही 10 लाख की तो साहब 10 लाख पे वैल्यूएशन कर लें, ऐसा थोड़ी ना होता है साहब। 1 करोड़ की वैल्यू तो 1 करोड़ पे वैल्यूएशन होता है ना, यही चलता है कि नहीं? समझ रहे हैं आप बात को? पक्का। सेम तरीके से होल्डिंग जब सब्सिडरी की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालती है तो दो बातें हो सकती हैं। पहली बात, सब्सिडरी की बुक्स में जो एसेट्स आ रहे हैं, जो लायबिलिटीज आ रही हैं, उनकी मार्केट वैल्यू भी उतनी ही है जितनी बुक वैल्यू है। तो हमें कोई टेंशन ही नहीं होती, हमें जैसे निकालना आता है हम वैसे ही निकाल आते हैं। जितने क्वेश्चन करे उन सब में कुछ बताया ही नहीं था कि मार्केट वैल्यू क्या है, तो हमने यही माना कि अगर बुक्स में जितनी वैल्यू आ रही उतनी मार्केट वैल्यू है, तो हम लोग ने कोई टेंशन ही नहीं करी। माइनॉरिटी भी, जैसे मान लीजिए माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए आप क्या कर रहे थे, नेट एसेट निकाल रहे थे। अब नेट एसेट के लिए आप क्या कर रहे थे, मान लो एसेट है 10 लाख के फॉर एग्जांपल, लायबिलिटी है 2 लाख की, तो आप 10 लाख में 2 लाख माइनस कर रहे थे, 8 लाख इंटू मान लो 20% माइनॉरिटी का है, तो आप कर रहे थे 8 लाख का 20% की 1,60,000 माइनॉरिटी इंटरेस्ट है। अगर मान लो उसी क्वेश्चन में नीचे एक लाइन दी होती कि सर ये जो एसेट आपको 10 लाख का दिख रहा है, इसकी रियल वैल्यू आज की तारीख में 11 लाख है, तो हम जब नेट एसेट निकालते माइनॉरिटी के लिए तो हम 11 लाख लेते। दैट मींस वो 1 लाख का रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे? अपवर्ड रीवैल्यूएशन है तो प्रॉफिट होगा, डाउनवर्ड होता तो लॉस होता। 10 लाख की वैल्यू को, मतलब 10 लाख को आपने 11 लाख पे वैल्यूएशन किया, तो हम 11 लाख माइनस 2 लाख करते, 9 लाख आता, उसका 20% निकालते, 1,80,000 माइनॉरिटी का इंटरेस्ट आता। सर अगर कम होती तो कम उठाते, मतलब अगर बुक्स में लिखा है 10 लाख लेकिन नीचे बोल रहा है कि वैल्यू आज की तारीख में केवल 9 लाख है, तो हम 9 पकड़ते, 9 लाख ये, लायबिलिटी 2 लाख माइनस करी 7 लाख, 7 लाख का लेट से 20% माइनॉरिटी है तो 1,40,000 का माइनॉरिटी। एंड एट द सेम टाइम जब हम गुडविल या कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन करते हैं और इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए हम पेड अप शेयर कैपिटल लेते हैं, प्री के प्रॉफिट्स लेते हैं, प्री के रिजर्व लेते हैं, और उसी समय पे अगर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है या रीवैल्यूएशन का लॉस है तो वो भी प्री का माना जाता है, पोस्ट का कभी नहीं माना जाता रीवैल्यूएशन का।
क्यों नहीं पोस्ट का माना जाता? अगर आप लॉजिक समझ पाए, रीवैल्यूएशन होल्डिंग कंपनी किस दिन पे कर रही होगी, मतलब किस दिन पे उसकी एक्चुअल वैल्यू निकाल रही होगी? शेयर खरीदते समय देख रही होगी कि खरीदने के बाद देखेंगे इसके पास क्या है क्या नहीं? खरीदते समय। तभी रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या रीवैल्यूएशन का लॉस हमेशा प्री का होता है। तो जब हम इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं और रीवैल्यूएशन का अगर प्रॉफिट है तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते समय वो भी जोड़ लेते हैं। मतलब अगर मान लो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है 1 लाख का, 10 लाख के एसेट को वैल्यू किया गया 11 लाख पे, तो 1 लाख का प्रॉफिट है, तो हम 1 लाख जोड़ते हैं इनटू जितने परसेंट शेयर होल्डिंग के पास है। मान लो 100 तो 1 लाख का 100%, 80 है तो 1 लाख का 80%, 80,000। अल्टीमेटली होता क्या, मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ जाती है। बढ़ेगी कि नहीं सर? अगर लॉस है तो माइनस करेंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते समय प्रॉफिट जुड़ता है तो लॉस माइनस भी होता है, उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है? रिवैल्यूएशन का लॉस है, अगर 1 लाख का 80% आपके पास शेयर है तो 1 लाख का 80% 80,000 माइनस होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू कम हो जाएगी। और अगर रिवैल्यूएशन का ना प्रॉफिट दिया है ना लॉस दिया है, तो अभी तक सारे क्वेश्चन आपने किए, कहीं नहीं था, कुछ नहीं करना। बट अगर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या रीवैल्यूएशन का लॉस दिया हुआ है तो वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालते समय भी कंसीडर होगा, एज वेल एज गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालते समय भी कंसीडर होगा। इतनी बात समझ रहे हैं? अच्छा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालने के लिए नेट एसेट निकाल रहे थे आप। नेट एसेट निकालने के भी मैंने आपको दो तरीके बताए थे, एक एसेट माइनस लायबिलिटी और एक शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट। और मैंने बताया था कि आप ज्यादातर करिएगा नेट एसेट निकालने के लिए एसेट माइनस लायबिलिटी। लेकिन अगर पूरी बैलेंस शीट ना दी हो, केवल एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, पेड अप शेयर कैपिटल रिजर्व वगैरह, तो वही उठाएंगे फिर। और उसमें क्या सर, हम माइनॉरिटी निकालते समय क्या उसमें रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट जोड़ेंगे? बिल्कुल जोड़ेंगे बेटा, वो भी प्रॉफिट है। लॉस होगा तो माइनस करेंगे? बिल्कुल माइनस करेंगे। अब पढ़ते हैं एग्जाम्पल, क्योंकि पूरी चर्चा एग्जाम्पल से समझने वाले हैं। ऑन 1 अप्रैल 2025, ये जब ओल्ड सिलेबस हुआ करता था ना एमसीक्यू, तब उसके एग्जाम का ही मैंने क्वेश्चन पिक किया, ठीक है ना। ऑन 1 अप्रैल 2025, राम लिमिटेड परचेज्ड 8 लाख इक्विटी शेयर्स आउट ऑफ 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ श्याम लिमिटेड। राम लिमिटेड ने 8 लाख शेयर खरीद लिए श्याम लिमिटेड को। श्याम लिमिटेड टोटल जो है 10 लाख शेयर है। दैट मींस कितने परसेंट होल्डिंग है? 80%, यानी माइनॉरिटी है 20% का। आगे पढ़ना बहुत ध्यान से। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड, इसमें माइनॉरिटी निकालना होगा। मैं पहले आपको रिक्वायरमेंट पढ़ा देता हूं, अमाउंट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है ना। हाँ, अब ऊपर से पढ़ते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड एज ऑन 31 मार्च 25 बाई श्याम लिमिटेड। पेड अप शेयर कैपिटल 1 करोड़ की है, जनरल रिजर्व 22,50,000 का है, पीएनएल 16 लाख का है। और ऑन 1 अप्रैल 25, a machine of Shyam Limited revalued by Ram Limited 10% above its book value of rupees 15,62,500। हमें बात ही नहीं समझ में आ रही कि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है कि लॉस है, लाइन ही नहीं समझ में आ रही। A machine of Shyam Limited revalued by Ram Limited, जब राम लिमिटेड ने उसकी सही कीमत निकाली तो राम लिमिटेड को क्या पता चला? 10% above its book value of 15,62,500, मतलब 10% बढ़ाई। मतलब ये जो फिगर दी है 15,62,500, ये क्या दिया है? इसका 10% प्रॉफिट है कि ये खुद ही प्रॉफिट है? इसका 10% रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है। आप बता पाओगे इसका 10% कितना होता है? 1,05,000 नहीं, कितना? 1,56,250, है ना, यही आएगा। अब आपको सर माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना है, नेट एसेट पता नहीं है, तो नेट एसेट कैसे निकालोगे? शेयर कैपिटल जोड़ोगे, जनरल रिजर्व, पीएनएल जोड़ोगे, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट जोड़ोगे। आपने बताया 156250 कि एक और जीरो लगाना है, एक ही जीरो लगाना है ना। इसको जोड़ के इसका कितने परसेंट करेंगे? 20%। जरा करोगे, इसको जोड़ो और इसका 20% निकाल दो। 1 करोड़ प्लस 22,50,000 प्लस 16 लाख प्लस 156,250, ये होता है 14,00,6,250। ये टोटल हो रहा है। इसका कितने परसेंट? 20%, 20%, 28,00,1250, ये 01250 है।
ये आएगा आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट, यही आपका आंसर है। ये लैक्स में इसलिए 28.1025, मतलब डिवाइड बाय अगर 1 लाख से कर देंगे, 5 जीरो से 1 और 5 जीरो, तो यही फिगर आ जाएगी ना। बट आप एग्जाम में यही लिखेगा, आप क्यों लैक्स में इसको कन्वर्ट करके लिखेंगे। या फिर ऐसे भी कर सकते थे कि पहले इसका 20% निकालते इक्विटी शेयर कैपिटल का जो आता लिखते, फिर जनरल रिजर्व का 20% निकालते, फिर पीएनएल का 20% निकालते, फिर ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जो है इसका 20% निकालते, फिर उसका टोटल करते, तो भी आ जाता ये फिगर 2801,250 आ जाता। वैल्यू ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट 20% ऑफ नेट एसेट, 20%। अब नेट एसेट ऐसे निकले, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस ये 22,50,000 क्या था, रिजर्व प्लस पीएनएल प्लस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। हमने यहाँ एसेट माइनस लायबिलिटी करके माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्यों नहीं निकाल दिया, नहीं है। ठीक है सर, अगर एसेट माइनस लायबिलिटी करते तो एसेट कितने का पकड़ते, मतलब मशीन अगर पकड़ते हैं एसेट माइनस लायबिलिटी, तो मशीन क्या 15,62,500 की पकड़ते कि 10% जोड़ के जो वैल्यू आती वो पकड़ते, 10% जोड़ करके। तो अपने आप अपने रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जोड़ दिया, मतलब 15,62,500 में 10% जोड़ देते, यानी 15,62,500, तो 17,18,750 ये पकड़ते अगर वैसे निकाल, और उसके बाद फिर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जोड़ देते, बार बार जोड़ देते। नहीं ऐसा नहीं करते, नहीं जुड़ तो क्या है माइनस, हाँ लायबिलिटी माइनस करते नेट एसेट आ जाता। यहां पे आप कंसोलिडेशन को अपने घर छोड़ा सकते हैं। कंसोलिडेशन खत्म हुआ, और कंसोलिडेशन में इस चैप्टर में खास तौर पे जितना आपको पढ़ाया गया है क्लास में, जितने क्वेश्चंस कराए गए हैं क्लास में, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। एम आई क्लियर और नॉट? कुछ नहीं करना है, समझ लिया? कोई और क्वेश्चन कंसोलिडेशन का था ना, बाकी किसी में ये सब नहीं बोलता हूं। कंसोलिडेशन में और कुछ नहीं करना है, कहीं से क्वेश्चन नहीं लगाने, ना मॉड्यूल, ना स्कैनर, ना कुछ भी। जितना हमने पढ़ाया उतना आपको पढ़ रहे हैं, उतने क्वेश्चंस करने हैं। और अगर कंसोलिडेशन का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आखिरी में अटेम्प्ट करिएगा। अगर आपको लगा है कि बहुत इजी है हम कर लेंगे तो बात अलग है, नहीं तो थोड़ा भी पढ़ के आपको समझ में आए कि कुछ उल्टी सीधी बात करने लग गया है तो आखिरी में करिएगा, बीच में उसको मत छेड़िएगा। ठीक है, सारा काम जब आपका खत्म हो जाए आखिरी में तब छेड़िएगा। अगर नाराज भी हो गया तब भाग आएंगे पेपर छोड़ के, बीच में छेड़ दिया तो दिक्कत हो जाएगी। याद रहा, कंसोलिडेशन में इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, लेकिन इतना तो करना है, और इतने ही से क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी होता बहुत कुछ है, आपके करिकुलम में नहीं है। मना हम इसलिए कर देते हैं कि पता चले आपने कुछ और उठा लिया, किसी और के क्वेश्चन उठा लिए, ये उठा लिया, वो आप परेशान हो जाएंगे, जिसमें बहुत कुछ होता है। हम लोग ने तो अपने सीए फाइनल में पढ़ा था, बहुत कुछ होता है। अब जैसे मान लीजिए ए लिमिटेड के पास बी लिमिटेड के शेयर हैं, बी लिमिटेड के पास सी लिमिटेड के शेयर है, सी लिमिटेड के पास डी लिमिटेड के शेयर है, डी लिमिटेड के पास ई लिमिटेड के शेयर है। अब सीबीएस बनाओ, हम लोग ने ये सब किया है। ये होती थी चेन होल्डिंग। ए लिमिटेड की 10 सब्सिडरी हैं, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, डी लिमिटेड, ई लिमिटेड, एफ लिमिटेड। अब बनाओ सीबीएस। समझ पा रहे हैं हम बात को? तो बिल्कुल आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं छूना, बहुत तेज डेंजरस है, खतरा है, करंट है, लेकिन इतना करके जाना है, इतना नहीं छोड़ना। इतना तो आ गया ना, इससे नैया पार हो जाएगी। आपके जितने भी क्वेश्चन में सब हमने करा दिए कंसोलिडेशन के, सब कुछ कवर हो रहा है। और सीबीएस अभी तक बनाने के लिए नहीं आया, और अगर आ भी गया तो भी आपने इतनी बैलेंस शीट्स बना ली हैं, उन्हीं में से ही आएगा, हो जाएगा। चलो, थैंक यू सो मच।